I am a transgender woman and also a medical doctor and a teacher. I would say life is beautiful right now, and I say this from a point of view that a few years back I wanted to end this life. गे समुदाय और ट्रांसजेंडर समुदाय को एक बीमारी के तौर पे देखा जाता था। जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डिजीज नहीं है, वो बीमारी नहीं है, उसका इलाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इलाज इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ये सब करके दिया जाता है। तो मैं बहुत सारे उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो LGBTQIA समुदाय को पागल मानते हैं कि बहुत सारे LGBTQIA समुदाय के लोग भी आपको पागल मानते हैं। I teach in a medical college in Delhi, originally from Mumbai, where I spent more than 2 decades of my life as a trans person who was struggling for their identity, for recognition, for acceptance within the family, friends, and the society at large. And it was only a few years ago that I finally came to terms with my identity. I affirmed my gender and changed into this new identity of being Aksar Sheikh. A few years back, I wanted to end this life because it was so painful just to exist and survive in a society where you don't have even a single person who kind of sees you as you are. I am living my life as a proud transgender woman, जहाँ मेरे पास प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन है, मेरे पास प्रिविलेज ऑफ जॉब है, societal recognition है to a great extent. I think it's a great progress personally and also socially for other transgender persons. But at the same time, I also understand that I'm very privileged as compared to other members of the transgender society क्योंकि transgender umbrella term है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत किस्म के लोग आते हैं। इसमें वो भी आते हैं जिन्हें आप सड़कों पे देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा या किन्नर समुदाय के लोग कहते हैं। इसमें ट्रांस मेन भी आते हैं जो कि एक बहुत ही इनविजिबल पॉपुलेशन है। इसमें नॉन बाइनरी लोग भी आते हैं जो किसी जेंडर में अपने आप को नहीं डालना चाहते हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड द प्रिविलेज दैट आई हैव बिकॉज जब हम ट्रांस पर्सनस की बात करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। स्कूल में बुलिंग की वजह से, अब्यूज़ की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है। घर में अब्यूज़ होता है, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, पेरेंट्स से, और कई बार घर से निकाला जाता है या उन्हें घर छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वायलेंस दैट हैपन्स। जॉब्स की बात करें हम तो एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन जब आप जाते हो तो आपका CV देखकर ही, आपकी शक्ल और आपकी वेशभूषा देखकर ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग सड़कों पे भीख क्यों मांग रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख क्यों मांग रहे होते हैं, वो काम क्यों नहीं करते। मगर हमें एज ए समाज ये भी सोचना होगा कि हम कितने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जॉब दे रहे हैं। हम में से कितने ऐसे होंगे जो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में मेड का भी काम दे देंगे या ड्राइवर के तौर पे रख लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा उनके एज ऑफिसर वाले जॉब्स की नहीं बात करूँ, बट समथिंग एज सिंपल एज दैट। और हम कहते हैं कि हम समाज का वो तबका है जिसे अक्सर स्टिग्मेटाइज किया गया, जिसे ये कहा गया कि आप समाज का लोअर तबका हो या आप कंफ्यूज्ड हो, आप मानसिक तौर पर बीमार हो, आप जो है अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, आप परवर्ट हो। और इस किस्म के लेबल्स और टैग्स जब किसी व्यक्ति पे लगाए जाते हैं, और ये कहीं और से नहीं, कई बार आपके अपने घर वालों की तरफ से आते हैं, आपके टीचर्स की तरफ से आते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से आते हैं, तो इन सब लेबल्स को जब हम हटा के कहते हैं कि हम जो हैं सो हैं, और हम उस पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करते हैं। सो दैट इज़ द थीम दैट प्राइड इज़ ऑल अबाउट। और साथ में हमें ये भी याद रखना होगा कि प्राइड इज़ पॉलिटिकल। प्राइड एक अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना भी है। प्राइड सिर्फ रंगीन कपड़े पहनकर सड़कों पे उतरना जो कि अक्सर एक लोगों में इमेज है, वो नहीं है। प्राइड 2 पुरुष जो किस कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में, ये नहीं है। प्राइड ये भी है कि क्या मुझे शिक्षा का अधिकार है। प्राइड ये भी है कि क्या मुझे जॉब का इक्वल अधिकार है। प्राइड ये है कि क्या मुझे पास रिजर्वेशन है, क्या मुझे शादी करने का हक है, क्या मुझे बच्चे अडॉप्ट करने का हक है।
सरोगसी करने का हक है? क्या मुझे अपने ख़ानदान की जायदाद में हक है? और कहीं न कहीं अगर हम देखें तो मैरिज सिर्फ़ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप एक बैंक अकाउंट खोल सकें या आपको इंश्योरेंस के बाद नॉमिनी बन सको। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे क्योंकि मैं मेडिकल फ़ील्ड से हूँ, अगर मेरे बारे में कोई डिसीज़न लेना है और उस वक़्त मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं होश में नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ एंड डेथ का डिसीज़न कोई ले, तो मैं क्या चाहूँगी कि ये डिसीज़न कौन ले? हो सकता है मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ले, लेकिन कुछ ट्रांस व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने फैमिलीज़ के घर छोड़कर भागे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ वायलेंस हो रहा है। तो ऐसे में वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति या ये वो क्वेयर इंसान क्या चाहेगा कि क्या वो लोग उसके फैसले कानूनन तौर पे लें या उनकी जो चोज़न फैमिली है, जिनको उन्होंने दिल से अपनाया है, जिनको उन्होंने एक दर्जा दिया है उस फैमिली का जो कि ब्लड रिलेशन से हासिल हुई है, वो फैमिली दे। तो कहीं न कहीं मैरिज को हम सिर्फ़ ये ना देखें कि 2 इंसान हैं जो आपस में सेक्स करने का लाइसेंस लेना चाहते हैं। कानूनन तौर पे जो मेरी फैमिली है, वो हमेशा मेरी बेस्ट इंटरेस्ट में सोचे या वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट फ़ैसले ले, ये ज़रूरी नहीं। तो अगर मैं बालिग हूँ, अगर मैं अपना डिसीज़न लेने के लिए सक्षम हूँ, तो मुझे ये भी चॉइस होना चाहिए कि मैं उन लोगों को चुनूँ, जो मेरी इस फैमिली के लिए रिप्लेसमेंट हो। एंड आई ऑल्सो से दिस कि चोज़न फैमिली को फैमिली वर्ड कहना भी शायद एक तरीके से हम फिर से उसी नॉर्म में जा रहे हैं। दीज़ आर माई चोज़न पीपल, दीज़ आर माई पीपल जिनके साथ मैं रहना चाह रही हूँ। ये वो लोग हैं कि मैं चाहती हूँ जो मेरे लिए डिसीज़न ले जब मैं अपने लिए डिसीज़न ना ले सकूँ। मैं चाहती हूँ कि ये वो लोग हों कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो मेरी मेमोरी को बरकरार रखें, जो मेरी छोड़ी हुई चीज़ों को सँभालें, मेरी यादों को सँभालें। और कहीं न कहीं ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ चोज़न फैमिली एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ़ क्वेयर समाज के लिए नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड भी है। एंड आई थिंक इन द टाइम्स टू कम कहीं न कहीं उसे लीगल रिकॉग्निशन भी शायद हासिल होगा। आई थिंक एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो शायद हम सबको स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन अक्सर इसके ऊपर बात नहीं की जाती है समाज में या उसको बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में ही रख दिया जाता है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी तब भी हमने देखा कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल के बीच में सेक्स और जेंडर को लेके बातें हुई। तो अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कहता है कि हम मेल फीमेल या इंटरसेक्स लोगों की बात करते हैं। सेक्स केवल 2 टाइप के नहीं है, वो भी मल्टीपल टाइप्स के हैं। और वो डिटरमिन होते हैं आपके क्रोमोसोम से, वो डिटरमिन होते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स कि आपको ओवरीज हैं या टेस्टिस हैं। वो डिटरमिन होते हैं कि आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया या सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं। वो डिटरमिन होते हैं कि आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स क्या हैं। वो डिटरमिन होते हैं आपकी बायोलॉजी से, आपके जीन्स से। और मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेल और फीमेल सेक्स नहीं है, हमारे पास इंटरसेक्स वेरिएशंस हैं और उसमें भी 30 से ज़्यादा इंटरसेक्स वेरिएशंस हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सेक्स की, हम कहते हैं मेल फीमेल एंड इंटरसेक्स पीपल। उसी तरह जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर एक बायोलॉजिकल प्लस सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर आपकी अपनी पहचान है कि आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हो। डू यू आइडेंटिफाई एज अ मैन, एज अ वुमन, एज अ ट्रांसजेंडर वुमन, एज अ ट्रांसजेंडर मैन, एज अ नॉन बाइनरी पर्सन, जब आप कहते हो कि मैं इन दोनों में से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। या जेंडर क्वेयर, जब आप कह रहे हो कि मेरी पहचान जारी है कोशिश, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम आई फाइंड इट आउट। और जब आपका दिया हुआ सेक्स और आपकी जेंडर की पहचान मैच नहीं करती, तब हम उनको एक ब्रॉडर टर्म्स में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरह से सेक्स भी 2 से ज़्यादा हैं, उसी तरह जेंडर भी ज़्यादा है और ये कल्चरल एस्पेक्ट भी है। शायद नॉर्थ अमेरिका में जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है, वो अगर आप केरला में देखें तो मैच नहीं होगा। तो वो हमेशा एक अपनी जगह के हिसाब से होता है कि किस तरह के जेंडर रोल्स दिए जाते हैं, किस तरह से लोग अपना जेंडर अफर्मेशन करते हैं। एंड आई थिंक इट ओनली एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो it's important that we start also teaching that in schools.
हम ये कहते हैं कि अगर आज का दिन गुजर जाए और हम सरवाइव कर जाएं इसको इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, तो ये हमारी सक्सेस है। अगर हम अपने दूसरे क्वेयर कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट कर सकें, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकें, सो दैट इज़ सक्सेस। अगर हम थोड़ी और कोशिश करके अपने फैमिली में एक्सेप्टेंस अचीव कर सकें, अपने समाज में एक्सेप्टेंस अचीव कर सकें, लीगल तौर पे एक्सेप्टेंस अचीव करें, देन दैट इज़ प्रोग्रेस। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन द प्रोग्रेस हैपनिंग, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट में हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, राइट्स के एस्पेक्ट में हो, एजुकेशन के एस्पेक्ट में हो। I think there is progress happening, and we need more and more efforts to continue that. So I would say yes, pride and the struggle for pride is succeeding. तो मैं बहुत सारे उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो LGBTQIA समुदाय को पागल मानते हैं, कि बहुत सारे LGBTQIA समुदाय के लोग भी आपको पागल मानते हैं. So there is mutual admiration. But jokes apart, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. कुछ साल, कुछ डेकेड्स, 50 साल पहले गे समुदाय और ट्रांसजेंडर समुदाय को एक बीमारी के तौर पे देखा जाता था. इसको DSM, जो कि मेंटल डिजीजेस का क्लासिफिकेशन है, उसमें क्लासिफाई किया जाता था एज अ मेंटल इलनेस. लेकिन 50 साल पहले ये चेंज हुआ, जब हमने कहा कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डिजीज़ नहीं है, वो बीमारी नहीं है, उसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ये सब करके दिया जाता था. कुछ साल पहले ट्रांसजेंडर समुदाय में, कुछ साल पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी इस तरह के मानसिक रोग के क्लासिफिकेशन से हटाया गया, वरना इसके पहले उन्हें भी हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाला टैग देते थे. आज भी जब हम इंटरसेक्स व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम उन्हें DSD यानी कि डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कई बार कहते हैं. हालांकि इसके ऊपर भी अब बात हो रही है कि इसे चेंज किया जाए. तो पहले से हम देखते हैं हिस्टोरिकली LGBTQIA समुदाय को मानसिक रोगी माना जाता था. ये मेडिकल प्रोफेशन में अब चेंज हो गया है और हो रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ने तो अपना जो ओपिनियन है वो चेंज कर लिया, लेकिन समाज का जो अभी ओपिनियन है वो बदलने की ज़रूरत है.